यस प्लीज। तो कुछ रिवीजन हुआ? कोई समस्या है? बताओ जी, बताओ, समस्या बताओ पहले। है कल वहां से सवाल आया था एडवोकेसी थ्रेट का, मैंने बताया था, पहला ही सवाल था। खड़ा 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 पूछा था एडवोकेसी थ्रेट, कल ही मैंने बताया था। ये मेरी आदत है, क्लास में आते आते मैं सवाल लेता हूं। क्यों रिपीट कर दो, क्यों रिपीट कर दो? हाँ तू बोल। है वो, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी रिपीट करता हूं। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पीयर रिव्यू का मतलब होता है जब एक ऑडिट हो चुकी है और कई कानून ऐसे हैं जिसमें कानून की पावर है कि उसकी री ऑडिट करवाई जा सकती है। जैसे आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट की ऑडिट की, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, सीएनएजी को पावर है कि उसकी दोबारा ऑडिट करवा ले किसी सीए से। सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पावर है कि वो किसी और सीए को अपॉइंट करके दोबारा उसकी ऑडिट करा ले, पूरी री ऑडिट करा ले। और कोई प्रश्न है? या सब्सटेंस ओवर फॉर्म? अरे यार, अब ये भी मैं बताऊंगा, ये तो मेरे ख्याल से कोई भी बता देगा। हायर परचेज वाला एग्जाम कोई भी बता देगा। तो आप लोग अपना एक ग्रुप बनाओ ना डिस्कशन का, आपस में डिस्कशन से जितनी चीजें याद रहती है उतनी किसी से याद नहीं रहती, किसी से। या और कोई सवाल? क्या क्या बोल रहा है? अब एक नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। अरे भाई देखो, तुमने यहां एक किराने की दुकान खोल ली, ठीक है, और किराने की दुकान रिलायंस की भी है। अब तुम्हारा जो बिजनेस है, नेचर है उसका किराने की दुकान का, लेकिन स्केल क्या है? एक छोटी सी दुकान। उसका भी बिजनेस है किराने की दुकान का, लेकिन स्केल क्या है? ऑल ओवर इंडिया। स्केल का मतलब है विस्तार, एक्सटेंशन। और नेचर तो वही है, उसका भी वही है, तुम्हारा भी वही है ना। एडवोकेसी थ्रेट नहीं बताऊंगा। हाँ, आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाया और फिर आपसे कहा जाए कि नहीं उसको रिव्यू करो, यही है एडवोकेसी थ्रेट। और अगर आपने कर दिया तो वो एडवोकेसी थ्रेट है। हाँ, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस के बीच का कोरिलेशन, जो डिफरेंस या कोरिलेशन है, बिहेवियरल साइंस क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी का मतलब क्या है कि किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर क्या होता है। कोई अचानक, जैसे या आपकी भी लाइफ में होता है, आप इम्तहान देने गए और कोई उसमें ऐसा सवाल है जो कि आपने कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं है, बाकी सारे सवाल आपको आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स का रिएक्शन, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करेगा इसमें। एक स्टूडेंट होगा जो ये सोच लेगा मेरा पेपर तो गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। एक स्टूडेंट ये होगा जो सोचेगा चलो एक ही क्वेश्चन तो है, 4-6 नंबर 10 नंबर नहीं आते मुझे, 90 तो आते हैं, वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। तीसरा ये हो सकता है कि वहीं पे बैठ के प्लानिंग करने लगे कि ऐसा है, मैंने सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ा, अब जितना भी होता है मैं करता हूं, लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि मुझे अगली बार फिर इम्तहान देना है। तो ह्यूमन बिहेवियर का ऑडिट से क्या रिलेशन है? ऑडिट में आपके सामने एविडेंस आते हैं,
अब एविडेंस मैंने बताया था 4C हैं, चारों अलग अलग तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ऑडिटर भी उसका एक्सेप्शन नहीं है। ऑडिटर की मानसिकता भी ह्यूमन बिहेवियर से ही डिसाइड होती है, और वो भी कभी कभी इस लीनियंसी के चलते मार खा जाता है। ये उनके बीच में कोरिलेशन है। अब आगे चले। वी वे डूइंग दिस लेटर ऑफ एंगेजमेंट। कौन सा ऐसे है? 210, अपने आप याद हो रहा है। तो ये जो ऐसे है, इसने क्या कहा था कि ऑडिटर को काम शुरू करने के पहले लेटर ऑफ एंगेजमेंट बना लेना चाहिए। बल्कि ये भी कहा था कि किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के पहले भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट बना लेना चाहिए। फिर हम ऑडिटर्स पे आ गए थे कि ऑडिटर को अगर लेटर ऑफ एंगेजमेंट करना है तो अपनी जिम्मेदारी बतानी है और उनकी जिम्मेदारी बतानी है। तो वी डिड दिस 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। मुझे लगता है इतना आपकी समझ में आया होगा। अब ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट का ऐसे आगे बढ़ता है। जब ये और आगे बढ़ता है तो क्या कहता है? कुछ सवालों के जवाब देता है। लेटर ऑफ एंगेजमेंट इन केस ऑफ recurring audit. What is this recurring audit? Same auditor is appointed again to conduct the audit of next year. आपने 2017-18 की ऑडिट की, रिपोर्ट दी, आपको 2018-19 की ऑडिट के लिए भी लगा लिया गया। That is called recurring audit. So this question was whether the auditor in case of a recurring audit should again send a fresh letter of engagement or not. And the question arises from this fact that since I have been auditing their account last year, I sent them a letter of engagement stipulating their responsibilities and my responsibility, and I have been reappointed for next year also. So when I have already told them what is their responsibility and what is my responsibility, where is the need to again send the letter? वो सोच सकता है कि भेज तो दिया था यार, अब फिर चिट्ठी भेजू। वो लिखने से कतराने की बात कर रहा है कि एक चिट्ठी और भेजूं, 10 रुपए का और पैसा खर्च करूं, क्यों करूं? तो इस पे जो आईसीआई की प्रिस्क्रिप्शन है वो ये है, ईच ईयर इज सेपरेट। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर should be sent. Mind the word should. It means what? It is advisable to the auditor. Should का जो प्रयोग हुआ है वो यही कहना चाहता है, it is advisable to the auditor. और अब देखिए इतना लिखने के बाद एकदम से पलट गया, आईसीआई दूसरी रास्ते पे चला गया। लेटर ऑफ एंगेजमेंट must be sent if, क्या कंडीशन है? वही अकाउंटिंग पॉलिसी वाली, चेंज इन लॉ, एएस, सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट,
सब्सटेंशियल चेंज इन नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। अब देखो, जब उसने मस्ट कह दिया तो अब इसको अगर ओवरऑल समझे तो क्या है, आईसीआई ने कंपलसरी ही कर दिया। कौन सा ऐसा वर्ष है जब एएस नहीं चेंज होता, और कौन सा ऐसा वर्ष है जब कानून नहीं बदलता। हर साल एक बजट पेश होता है और टैक्स का ला तो बदल ही जाता है, 2 लाइन ही बदले लेकिन बदल जाता है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये होता है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी सेंट फॉर ईच ईयर। चाहे वो सेम ऑडिटर हो, चाहे वो दूसरा कोई ऑडिटर हो, लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो भेजना पड़ेगा। तो दिस इज पार्ट बी ऑफ दैट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। पार्ट ए वाज in which you were told how to draft the letter, what should be the content of the letter, what is the purpose of that letter. Part B is each year a separate letter of engagement shall be sent. Now come to part C, and this is important. Modification in letter of engagement. अच्छा, मॉडिफिकेशन इन लेटर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एक बार ये सेटल हो गया, लेटर ऑफ एंगेजमेंट आपने लिख के भेज दिया, चले गए ऑडिट करने। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि सर वो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, जरा उसको चेंज कर देना। अच्छा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी? वो आपसे कहता है सर बुक्स आप लिख दो। आप लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। वो आपसे कहता है सर एसेट का वेरिफिकेशन मत करो, पिछले साल आपने किया था, इस साल थोड़ी कम फीस ले लो और इस बदले में आप एसेट का वेरिफिकेशन मत करो। आप करेंगे? अच्छा, वो आपसे कहता है यार बैंक रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है हम लोगों से। पढ़ा तो था जब हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब ये हालत होती है कि हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करते हैं, फिर पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जा रहे हैं। मतलब जहाज चल रहे हैं वही पहुंच जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बैंक रिकंसाइल हमारा कर दीजिए। आप करेंगे? है कैसा? तो नहीं करेंगे आप। अच्छा, काहे नहीं करेंगे? देखिए, ये जो है नॉर्मल जिंदगी है, आपको मिनटों जिंदगी जीनी चाहिए। जो मिनटों जिंदगी होती है वो क्या होती है? दिमाग की खिड़की खोल देती है मिनटों जिंदगी। तब जरा दिमाग की खिड़की खोलिए। क्या रीजन यही है कि आपने लिख दिया था बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाएंगे तो बस आप उसी पड़े रहेंगे? रीजन ये नहीं है। मॉडिफिकेशन न करने का रीजन ये नहीं है। मॉडिफिकेशन न करने का रीजन ये है कि क्या ऐसा करने से तुम्हारी इंडिपेंडेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बेसिक क्राइटेरिया ये है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखनी है तो इंडिपेंडेंस पे फर्क पड़ जाएगा। वेरिफिकेशन नहीं करना है एसेट का तो इंडिपेंडेंस पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बैंक रिकंसाइल करना है, इससे इंडिपेंडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सर आप एक बात बताओ, 31 मार्च को उन्होंने बैंक का बैलेंस लिख रखा है बैलेंस शीट पे, उसको तो आपको चेक करना ही है। तो आप कैसे चेक करेंगे? बैंक का स्टेटमेंट लेंगे और उसे टिक लगाएंगे तो इंटरेस्ट छूटा हुआ है, चेक लगाया है अभी क्लियर नहीं हुआ है, या किसी और ने पैसा डाल दिया क्लियर हो गया, इन्होंने अपने एंट्री नहीं की है, तो आप उसकी एरर को करेंगे कि साहब ये गलती है। और एरर में एक बात शामिल होती है मॉडिफिकेशन। तो अगर आपके कहने पे ये मॉडिफिकेशन हो जाए तो आपकी इंडिपेंडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रीजन सोचिए, रीजन इंडिपेंडेंस का है। अरे भाई, तो आप तो नहीं क्रॉस चेक करोगे? और सर एक बात बताओ, 31 मार्च का उन्होंने बैलेंस लिख रखा है, एक चेक उन्होंने लगाया अभी क्लियर नहीं हुआ,
उन्होंने लिख दिया कि साहब हमारे बैंक बैलेंस में आ गया, तो आप बोलोगे ना कि ये गलती है, बोलोगे ना ये गलती है, या इसको लिखोगे कि इन्होंने लगा दिया लेकिन अभी आया नहीं है, या किसी कोई बैंक का इंटरेस्ट चार्ज हुआ जिसको इन्होंने नहीं लिखा है, तो आप लिखोगे ना कि ये गलती है। तो जो गलतियां होती हैं, आपने भी फाउंडेशन पढ़ा होगा, 3-4 तरीके की गलतियां होती हैं। तो जो एरर ऑफ ओमिशन है ना, ये कि बैंक का इंटरेस्ट लग गया और उन्होंने नहीं डाला, तो आप इसको पॉइंट आउट करोगे। एरर ऑफ ओमिशन का तरीका क्या है कि भाई एंट्री ओमिट हो गई है, अब आप इसको मॉडिफाई कीजिए, आपको मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मॉडिफाई कराएंगे, समझिए आप कर क्या रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन ही तो करवा रहे हैं उससे, बैंक का रिकंसिलिएशन ही तो करवा रहे हैं उससे, और क्या कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ओहो, वही तो कह रहा हूं, ये रट्टामार नॉलेज है कि मैं बुक्स में एक काम नहीं करूंगा। आप बुक्स में कहां कर रहे हैं, आप बुक्स में कहा, बुक्स में तो वही कर रहा है। आप तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले, वो कहता है कि जो भी एरर है अनइंटेंशनल है, ये फ्रॉड नहीं है। ओहो, एक बात समझिए, एक्चुअली आप फाउंडेशन से आए ना, तो थोड़ी समस्या हो रही है। माइनर माइनर है, पेज है, हाँ हाँ, इंटर वाले डायरेक्ट मेजर बन के निकले थे। वो क्या हुआ कि एक बार एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बताओ मैं कैसे पैदा हुआ था। अब मम्मी को जवाब ही नहीं सूझा। उसने कहा ऐसा है कि तू गमले में पैदा हुआ था, गमले में पैदा हुआ था। ठीक है, उसने मान लिया कि मैं गमले में पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद कोई बारिश वारिश का मौसम था, कुछ ऐसे था, तो उस गमले में एक मेढक आके बैठ गया। तो उसने कहा अरे मम्मी ये क्या किया तुमने, ये मेरा छोटा भाई है। तो वो सीधे पैदा हो गया था, इंटर वाले तो डायरेक्ट मेजर हो गए थे। हाँ, वो जब दुनिया में आए, तो इंटर वाले जब दुनिया में आए तो आते ही आते नर्स को प्रपोज कर दिया उन्होंने। वो इतने बड़े थे। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब क्या था कि अभी शायद फाउंडेशन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 नहीं पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या कहता है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और ये इसमें कई कंडीशन डालता है, बोलता है कि अगर कुछ ऐसा है जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर इवेंट है, कंडीशन है, तो आप अपनी बुक्स को मॉडिफाई करेंगे। AS4 खुद कह देता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन में जो एंट्रीज आई हुई हैं वो बैलेंस शीट डेट को आई है या उसके पहले आई हैं, जिसको आपने बुक्स में नहीं डाला है, तो AS4 के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करेंगे ही करेंगे। ये आपकी पावर है, राइट है, इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक क्राइटेरिया क्या है, independence of auditor. If affected, then don't modify, and if not, then can modify. सिंपल क्राइटेरिया ये, और ये आपको सोचना है कि मेरी आजादी इससे प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको सोचना है। अब कहने को तो कह दिया कि मेरी इंडिपेंडेंस प्रभावित हो रही है और मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा। अब इंस्टीट्यूट और प्रैक्टिकल लाइफ में गया, क्या आप तो बिल्कुल अड़ के खड़े हो गए कि मैं एकदम मॉडिफाई नहीं करूंगा। मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज कर रहा है। Now recall those points of threat to the auditor, familiarity threat,
एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, रिलेटिव थ्रेट, कई थ्रेट्स हैं। और आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। और एक डायरेक्ट थ्रेट थी बंदूक वाली, इंटिमिडेटरी थ्रेट। तो एक डायरेक्ट थ्रेट अब आपको मिल रही कि भाई साहब अब या तो आप मॉडिफाई करो, नहीं तो आप आए थे 2 पैरों पे, जाओगे 4 कंधों पे। मतलब वो आपको बहुत ज्यादा इज्जत से भेजना चाहते हैं। फिर क्या होगा? अब आप क्या करेंगे बताइए? तरीका आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। Even if management persists, then resign, और इस्तीफा भी नहीं देने दे रहे। Give supplementary report, डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे आप? कॉपी ऑफ LOE इन परमानेंट ऑडिट फाइल। रख लो। तो इसकी एक कॉपी कहां रख लेना? परमानेंट ऑडिट फाइल में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इस एसे का नंबर बताइए जरा। एसे है, कौन सा है? 300। तो 300 की सीरीज देखिए आप, ऑडिट प्लानिंग की सीरीज है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग की पूरी सीरीज है ये। क्या कहना चाहता है ये? पर्पज, an overall audit plan to cover each aspect of audit, he shall establish an engagement team. There are these 2 matters which are to be included in your audit plan. ध्यान दीजिएगा, अभी भी आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अभी कहीं गए नहीं। अब एस्पेक्ट टू द ऑडिट प्लान क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 1 किसी ने रिवाइज किया है? कहीं मिला था ये एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट प्लान? और मैंने उस टाइम ही कहा था चैप्टर नंबर 3 में आएगा, घबराइएगा नहीं। कहां है ये?
कहीं ना कहीं तो होना चाहिए है? नहीं, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। पार्ट 1A, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में है। अच्छा ये है। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको इसमें SA 200 की झलक दिखाई देती है या नहीं देती है? आप सिर्फ लेफ्ट कॉलम की हेडिंग्स को पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि SA 200 के प्रोसीजर्स को ही यहां पे डाला गया है और कुछ खास नहीं किया गया है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। खैर ये तो आप कर लेंगे। यहां देखिए एस्पेक्ट्स क्या है। एस्पेक्ट्स का मतलब यह है कि ऑडिट के दौरान कवर किए जाने वाले अलग अलग पहलू क्या हैं आपके। तो बताइए क्या पहलू। देखो, जब हमसे पूछा जा रहा है कि हम ऑडिट पे जाकर के क्या क्या देखेंगे, तो हम यही बताएंगे कि हम शुरुआत कैसे करेंगे और खत्म कैसे करेंगे, यही बताएंगे। आप खुद ही बनाओ ना इस हिस्से को। ऐसा है कि जाते जाते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो जाते जाते अकाउंटिंग सिस्टम हम देख लेंगे, राइट। अब देखिए यहां दो काम करने हैं आपको ऑफिस में बैठ के। आपको प्लान बनाना है कि जाते जाते हम इसको देखेंगे और साथ में आपको अपने 3-4 आर्टिकल और सीए भी बिठा के रखने हैं कि देखो वो तुमको करना है, तुमको करना है, ऐसे करना है, वैसे। ये भी आप यही डिसाइड करेंगे कौन जाएगा काम करने। तो क्या करेंगे देखिए, इसकी शुरुआत होती है 2 से। 2 का मतलब क्या है? जब अंग्रेजी में लिखते हैं आप, काम करना है, ये काम करना है, अभी कर नहीं रहे, अभी करना है। तो अब बताइए लाइन क्या होनी चाहिए? टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और याद कर लीजिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। तो आप देख लो। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और भी याद कर लेना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस प्रोसीजर से इवेल्युएट होता है। 2 प्रोसीजर शुरू में ही बताए गए, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। तो अब आपने लिख लिया, ये छूटेगा नहीं। ये ऐसे क्यों आया आपके सामने? क्योंकि डेफिनेशन में कहा था ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज। नाउ यू आर मेकिंग द सिस्टम, और यही वो सिस्टम है जो आपको किस बात में मदद करने वाला है। आप बैठेंगे अपने ऑफिस में, आपके टीम के लोग जाएंगे वहां ऑडिट करने, आपके पास ये रहेगा प्लान और प्रोग्राम जो अभी हम करेंगे। इन 2 चीजों को अपने हाथ में रख के आप ये मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके वो 4 लोगों की इंगेजमेंट टीम वहां पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, टास्क पूरा हो रहा है गिवन टाइम में या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको बताते रहेंगे। फिर अगर आपके पास ही प्लान नहीं रहेगा तो आप उनको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। और जो टाइम एंड कॉस्ट वाली इनहेरेंट लिमिटेशन SA 200 में दी हुई है, इसमें आप फंस जाएंगे। आपके पास 10 क्लाइंट होंगे, 20 क्लाइंट होंगे, 50 क्लाइंट होंगे, उनका काम आप टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लान है, तब ये प्लानिंग करवाता है। अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें भी आप शुरुआत 2 से ही करेंगे। लिख डालिए यहां पे क्या लाइन होने वाली है, लिख के बताइए। ऐसे से घबराना नहीं है। ऐसे देखिए आपसे सीनियर कुछ लोगों ने बनाया है, जो
पहले माइनर थे, फिर मेजर हुए और फिर ब्रिगेडियर होके बैठे हुए हैं आज। है, वो भी पहले माइनर ही थे, फिर मेजर हुए, फिर ब्रिगेडियर होके बैठ गए। तो अब वो लोग बना सकते तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई? सीधी बात है, आप लिखिए यहां पे क्या करना है। टू इवेल्युएट द अकाउंटिंग सिस्टम, है कि नहीं? थर्ड पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल ऐसे को याद कीजिए, 200 को अपने आप ही निकलता हुआ चला जाएगा। फिर आप अपनी टीम को बोलेंगे कि देखो बेटा, to collect sufficient and appropriate audit evidence for all material items on sampling basis। प्लान देखिए, प्लान एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। बहुत ज्यादा डिटेल में आप जाते हैं ऑडिट प्रोग्राम की स्टेज पर। अब बताइए क्या करेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आप। टू डॉक्यूमेंट ऑल मैटर्स relating to observation and comments। बताते जा रहे हैं अपनी टीम को कि क्या करना है। फिर assets and liability to verify assets and assess liabilities। फिर क्या करने का है? ऑडिट रिपोर्ट्स, टू प्रिपेयर एंड सबमिट ऑडिट रिपोर्ट। हो गया, ये प्लान है। डॉक्यूमेंटेशन, copy of audit plan in permanent audit file। परमानेंट ऑडिट फाइल इसी का एनेक्जर में हिस्सा है ऑडिट प्रोग्राम।
तो ऑडिट प्रोग्राम का कोई सेपरेट एस्से नहीं है। सेपरेट एस्से क्यों नहीं है? क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसा धंधा वैसा प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम है क्या वास्तव में? ये अलग सी चीज तो है ही नहीं। दिस इज नथिंग बट conversion of over audit or audit plan into audit program. And there is a very simple technique, triple T. फिर आपको यहीं पे लिखना है टीम, टाइम, टेक्निक। तो आप ये जो ओवरऑल ऑडिट प्लान है ना, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं ऑडिट प्रोग्राम में। और कैसे कर देते हैं? ये जो काम लिखे हैं, ये वाले जो काम लिखे हैं, इनको आप टाइम बाउंड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। बताते हैं ये वाली टीम करेगी, इतने टाइम में करेगी और इस टेक्निक से करेगी। अब बताओ कैसे करोगे? बताते जाना, आप बताएंगे ये सब। पहला आपको करना है इवेल्युएशन ऑफ आईसीएस। अब आप सोचो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, 4 मेजर आर्टिकल आपके सामने बैठे हुए और आप उनको बोल रहे हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना। आप बताइए कैसे करवाएंगे काम? 2 तो हो गया, अब तो करने का है। तो अब शुरुआत होगी डू से। Do the evaluation of internal control system by ऑडिट मैनेजर। ये कौन है ऑडिट मैनेजर? ये वो सीए है जिसके लीड में टीम जा रही है, ठीक है, विद 3 ऑडिट असिस्टेंट्स। ये ऑडिट असिस्टेंट कौन होते हैं? दे आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स, ठीक है। इन 2 days, देखिए आपने क्या प्रेस्क्राइब किया है? आपने टीम प्रेस्क्राइब की है, आपने टाइम प्रेस्क्राइब किया है, टेक्निक अभी प्रेस्क्राइब नहीं की। अब लिखिए टेक्निक। बाय अप्लाइंग कौन सी टेक्निक? कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव एंड बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको पता नहीं था? आपको ये पता नहीं था कि ये 3 कहां से आया और ये 2 कहां से आया। तो ये तो आपकी मर्जी है ना। आप यहां 2 की बजाय लिख दो 200, आपकी मर्जी है। आप यहां 3 की बजाय लिख दो 10 ऑडिट असिस्टेंट, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप यहां 2 की बजाय लिख दो 2 आवर्स, आपकी मर्जी है। छोटी सी दुकान है, उसका तो 2 घंटे में ही हो जाएगा। बड़ी सी कंपनी है, शायद 20 दिन लगेगा। तो ये 3 ऑडिट असिस्टेंट्स 2 days, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। आ रहे भाई,
सब्टेंटिव प्रोसीजर आप यही डिसाइड करोगे ना भाई कि मुझे इस अकाउंट को सब्टेंटिव करना है या नहीं करना है। ये सोच देश, नमस्कार। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। हाँ, पहचान लिया। हाँ, वो ऑफिशियल नंबर से कर रहे थे। मैं नंबर देख रहा था, मुझे लग रहा था कनॉट प्लेस का ही है ये नंबर, मैं पहचान नहीं पा रहा था। हाँ, बताइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, नहीं, नोटिस तो ड्राफ्ट करवा दिया था, कल ही साइन कर दिया था मैंने। हाँ, 23 को करवा लें क्या? 23 को संडे होगा। तो 27 को। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म, है। मैं देखता हूँ लेटर अभी भेजा गया कि नहीं भेजा गया, मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपके पास विजय भाई का फोन आया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी नमस्ते बोलिएगा, मेरी नमस्ते बोलिएगा। अकेले अकेले घूमने जा रहे हैं ये? अरे बनारस वनारस नहीं जा रहे, वो गोवा वहा जा रहे होंगे ये। हाँ, पूछिए। हाँ 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 हाँ, मैं करवा देता, मैं करवा देता, मैं करवा देता। हाँ 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 हाँ। अरे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए ना, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेहमान है मेरे, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नमस्कार। अरे क्या बात है, आप जा रहे हो? अरे प्रभु, अरे ठीक है, मेरे दर्शन तो आप जब मर्जी कर लो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है हमें छोड़ के गोवा जा रहे हो आप। अच्छा, नहीं वो बता रहे थे, शर्मा जी बता रहे थे बनारस जा रहे हो। मैंने कहा टिकट चेक कर लेना कि उसमें कुछ और ना लिखा हो। अरे वहां बड़े मंदिर तोड़ दिए, बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां पे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जहां मर्जी रखो सर, मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अरे वो तो आपसे तो रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई थी। अब मैं भी ना थोड़ा एक जगह क्लास में हूं, मैं पूछता हूँ, समीर को पूछता हूँ, नहीं डेट तो मैं चेंज कर दूंगा, डेट चेंज करने की दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अबे तुम लोग मरवाओगे यार हमको, बताओ। I was talking to the president of Delhi State Cooperative Union. Along with him, a bank chairman was sitting. और आप लोग इस तरह से हुट कर रहे थे, उस तक आवाज भी जा रही, तो कह रहा था कि आवाज किसकी आ रही है। एक्चुअली मैंने एक दफ्तर में मीटिंग रखी थी लोगों की अपने ऑफिस में 24 तारीख को। मैंने कहा लंच पे सभी लोग आ जाओ, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर टाइम अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता, घूमने का टिकट बना हुआ है। वही मैं मजे ले रहा था कि टिकट पे बनारस लिखा है, गोवा लिखा है, देख लो है। हाँ, लोग बोलते हैं वैष्णो देवी जाने को, लेकिन गलती से फोटो पोस्ट कर देते हैं, वहां पहचानने में आ जाता है कि कहाँ की है। For that purpose, let me tell you very frankly, I have never been to these places. Never been to these places. Once by bad luck, अभी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ रही थी, तो
तो मुझे कहा गया जाने के लिए। सभी लोग मार कर रहे थे कि गोवा हमें भेज दो, गोवा हमें भेज दो, गोवा हमें भेज दो। वैसे कहा गया, मैंने कहा ना, आई विल गो टू पंजाब, डोंट, आई विल नॉट गो टू गोवा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा एक बार गलती से कोई मुझे लेके चला गया था, जब मुझे यहाँ टॉपर्स में टैक्स पढ़ाने को बोला गया। टॉपर्स में जब टैक्स पढ़ाने को बोला गया तो यही 2-3 टीचर हैं टैक्स के, जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा सर प्लीज आप मत खड़े होना टैक्स पढ़ाने के लिए, वरना हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, उसको मैंने रिकॉर्डिंग पे सुनाया भी कि क्यों मेरे बच्चे के पेट पे लात मार रहे हो, आप ही का तो बेटा है वो भी है। मैंने कहा गुरु मुझे तो पता नहीं था ये, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मुझे मानने में भी कोई संकोच नहीं है। तो जब भगवान लाल जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि आइए चलिए घूम के आते हैं कहीं। तो मैं सोचा दिल्ली विल्ली में जा रहे होंगे, मैं घर के कपड़े में निकल गया, साथ में गाड़ी में बैठ के, एक टीचर और भी थे साथ में। जब गाड़ी वो क्या कहते हैं धौला कुआं के आगे वाली चलने लगी तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं हम? तो उनका सर एयरपोर्ट चल रहा है। तो मैंने कहा एयरपोर्ट क्या? उन्होंने कहा वी आर ऑफ टू गोवा। मैंने कहा बे ऐसे? मैंने कहा घर के कपड़े पहन रखे, चप्पल पहन रखी। तो जवाब आया उनका कि सर वहां कपड़े की जरूरत थोड़ी होगी। मैं गया, अब क्या करूं, फंस गया था, गया लेकिन अब मुझे लेकर के गए झांसे में और बीच के पास ही होटल लिया, तो वहां से बीच दिख भी रहा था। मैं गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं सही बताऊं आपको, आप कभी बात करिएगा, मैं 1-1.5 घंटे में बोर हो गया। मैं कहा क्या है ये, मतलब एवरीवेयर यू सी द सेम थिंग। मैंने कहा इससे अच्छा चलते फन एंड फूड विलेज वाला अपना क्लाइंट है, यही सब देखना था, ले चलता। मैं किसी दिन फ्री में इंटरव्यू मिल जाती वहां पे, खा के भी आते आराम से है? क्या करने आ गए? तो विद इन 1 डे मैंने कहा प्लीज वी शुड गो बैक एंड आई हैव टू डिलीवर माई लेक्चर द वेरी नेक्स्ट डे। उनका नहीं सर अब तो टिकट तो वापसी की भी 1 दिन के बाद है। तो एनीवे फिर अगले दिन मैं रात में आया और फिर वेरी नेक्स्ट डे, तो बाद में पता चला कि वो इसलिए ले गए थे क्योंकि उनको मालूम हो गया कि कई लोग प्रेशराइज कर रहे हैं और आर्मी से थोड़ा इमोशनल आदमी है, तो कहीं वो ये ना बोल दे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा यार, वो बच्चा बताओ अपने बच्चे की कसम दे रहा है मैं नहीं कराऊंगा, उनको कराना है। तो फिर लेके चले गए ऑफ, और उस टाइम रोमिंग के फोन का इतना चक्कर था नहीं, तो फिर मैंने कराया बाद में एनीवे। और बाद में वो मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी दिनों तक नाराज भी रहे कि सर आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा क्या करें, गोवा के नशे ने मुझे सब कुछ भुला दिया। क्या करता है, देयर आफ्टर आई हैव नेवर बीन, आई डोंट लाइक दिस। नहीं क्यों सर्टेनिटी क्यों नहीं आएगा? ओहो, आप इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं कि वो लागू नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आप ये तो मान लेंगे कि मुझे डीप में जाना पड़ेगा, ये तो मान लेंगे ना डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन अब आप यहां पे इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को दोबारा डीप में जाके चेक करेंगे कौन कौन से अकाउंट है जिनके अकाउंट बैलेंसेस ठीक नहीं है ना? सब्सटेंटिव में वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, तो आप उसमें फिर अकाउंट के भीतर जाके चेक करेंगे, वो पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे किसकी 90% वाउचिंग करूंगा, इसकी 80% वाउचिंग करूंगा, इसकी 100% करूंगा। अब आगे आए दूसरा, उसके बाद में कभी नहीं गया। आप लोगों को भी कभी विदेश जाने का मौका मिले, कंपनियां पूछती हैं आप लोगों से आप थाईलैंड चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, आप हमेशा अपनी प्रेफरेंस देना मुझे यूरोप भेज दो, टिकट के पैसे करीब करीब बराबर है। यूरोप में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया जैसी भी है आज वैसी क्यों है। यूरोप इज रिस्पॉन्सिबल, बैड वे और गुड वे, यूरोप इज रिस्पॉन्सिबल। नो, इंडिया इस बात का जिम्मेदार नहीं दुनिया आज कैसी है। इंडिया में बताइए 200 सालों तक तो अंग्रेजों ने शासन किया,
300-400 मुगलों ने शासन किया, तो इंडिया आज की हालत के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? हमने तो इतना लड़के आजादी पाई और अब अपने आप को बना रहे हैं। एंड टू गिव यू द गुड न्यूज, 70 सालों में ही हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ गए। अभी कल जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा है कि अभी ये 6वें पे है, अब ये 5वें पे जाएगा और हम ब्रिटेन को, फ्रांस दोनों को पीछे छोड़ रहे हैं। वो ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, आज हम अपनी इकोनॉमी को उससे आगे लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं ये नहीं कहता कि किसी सरकार ने किया है, ये हम हिंदुस्तानियों ने किया है, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो। आप खुद देखिए कि अंग्रेजों के वाइसराय जो कपड़े पहनते थे, आज वो कपड़े हमारे यहां बैंडबाजी वाले पहनते हैं। तो इतना गिरा दिया हमने। इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, इसको कैसे करना है? देखिए, यहां आपको 2 लड़के लगा देने कि अकाउंट डिपार्टमेंट में चले जाओ और उनसे लिस्ट लेके चले आओ कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं। अब इसको जरा कोरिलेट कीजिएगा। इन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस दिस पॉइंट was discussed, but there at the stage of obtaining the knowledge of the client business, we only inquired about the system, manual, digital or a mix. Now what we are going to do, we are going to take a complete list of the books of account maintained either in manual system of accounting or in digital system of accounting and the places wherever they have been maintained. बड़ी फैक्ट्री है तो हो सकता है सेल डिपार्टमेंट एक जगह पे स्थित हो, परचेज डिपार्टमेंट एक जगह पे स्थित हो, कमांड ऑफिस एक जगह पे स्थित हो, स्टॉक कहीं और रखा जाता है, तो मुझे बता दो। अब हम लोगों का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो हमें बता दो। 2 ऑडिट असिस्टेंट भेज दीजिए। यहां पे आपने अभी पहले लिखा था ऑडिट मैनेजर, यहां ऑडिट मैनेजर भेजने की जरूरत नहीं है। सीए जाके क्या करेगा लिस्ट लेकर के? 2 को भेज दो, 1 को भेज दो। 1 दिन में भी हो सकता है ये, शायद 1 घंटे में भी हो सकता है ये, डिपेंड करेगा साइज और नेचर क्या है। थर्ड, क्या करना है? ऑडिट एविडेंस लेना है। अब ऑडिट एविडेंस ऐसे 200 में क्या सजेस्ट किया गया था, याद करिए। ऑडिटर shall have to obtain sufficient and appropriate audit evidence so as to enable himself to express an opinion. So it is your responsibility. To discharge this responsibility, you are necessarily empowered by law that you can see all the books of accounts of company, all the books of accounts of subsidiary company. जो आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। और अगर कोई प्री कंडीशन लगानी है तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में पहले लगा दो, तो पावर आपको दे दी गई। अब ड्यूटी आपको डिस्चार्ज करनी है। अब देखो, जब आप ऑडिट एविडेंस लेते हो तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल पे रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट पे एसेट्स है, लायबिलिटी है, 2 चीजें हैं। अब यहां पे आपको डिटेल लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, क्योंकि अब आप अपने लड़कों को गाइड करने जा रहे हैं। तो इसमें पार्ट ए बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, कितने दिन में चेक करेगा? हाँ, do the vouching of revenue items
on sampling basis by 2 audit assistants supervised by audit manager material errors and legal provisions. अब देखिए इसमें आपने क्या लड़कों को गाइड किया है। देखो बेटा, तुम 2 आदमी हो, तुम लोग लग जाना रेवेन्यू वाउचिंग पे, ठीक है। अभी 2 की जगह आप 4 लिख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 लिख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया, उनको टेक्निक यहां बता दी है, सैंपलिंग, टाइम यहां बता दिया है, यहां 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह भी बता दिया है ऑडिट मैनेजर को कि देखिए सर, लड़कों पे मत छोड़िएगा, लीगल प्रोविजन तो आपको देखने हैं, जीएसटी का क्या एप्लीकेशन है आप बता दीजिएगा बच्चों को, कोई बड़ा डिपार्चर आए आप पहुंच जाएंगे इंटरफियर करने। मतलब इस तरह से करके आप क्या पक्का कर रहे हैं कि लड़कों देखो, अपने मन से काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, जैसे तुमको कोई चीज दिखाई दे तुम ऑडिट मैनेजर को कांटेक्ट कर लेना कि सर ये कंपनी लॉ के मुताबिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सर इसके लिए आरबीआई परमिशन देता है कि नहीं देता। अरे आपने सीए इंटर ही किया है ना अभी, चाहे पहला ग्रुप किया चाहे दूसरा ग्रुप किया है या दोनों कर लिया है, तो अभी आपका नॉलेज उस एक्सपर्ट लेवल पे तो नहीं है। तो आपको बताया जाता है और ऑडिट मैनेजर को भी बताया जाता है कि आप लगातार सुपरवाइज करते रहेंगे जिससे ऑडिट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होने पाए। अभी आपने रेवेन्यू के लिए लिखा, अब एक्सपेंडिचर बताइए, एक्सपेंडिचर में क्या लिखना होगा? बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड यही चीज रिपीट हो जाएगी, दिन, टाइम और स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। एक्सपेंडिचर के आइटम ज्यादा है, रेवेन्यू तो 3-4 होते हैं, एक्सपेंडिचर 10-15 होते हैं, एक्सपेंडिचर का टाइम आप बढ़ा लीजिए 7 दिन से बढ़ा के, आप खुद लिख डालो। यही चीज तो आपको रिपीट करनी है और कुछ नहीं रिपीट करना है। हो गया रिपीटिशन? अरे लिख डालिए भाई, उसको घर पे जाके सोचा है क्या लिखने को, घर पे हो नहीं पाता है, वही चीज तो रिपीट करनी है। थोड़ा अपना भी दिमाग खोलिए, थोड़ा चलाइए अपने आप को, कल को आपको दूसरों को डायरेक्शन देना है। यही रिपीट करना है एग्जैक्टली, वर्बेटिम if you so desire। लिख लिया? हो गया? चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है। अब आपने 7 दिन की जगह कुछ और दिन बढ़ा दिए होंगे, 2 ऑडिट असिस्टेंट की जगह कुछ और दिन बढ़ा दिए होंगे। एसेट्स क्या करना है? एसेट में, एसेट में क्या करना है? डू द वाउचिंग फॉर ऑल एसेट्स एक्वायर्ड विद इन द करंट ईयर। किसने बोला था वाउचिंग वेरिफिकेशन होगा? अब अभी भी समझ में नहीं आया कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? अभी ये लिखने में भी समझ में नहीं आया।
जो असेट आपके करंट ईयर में खरीदे गए उनकी तो 100% वाउचिंग करनी है, उनमें तो एक एक को पकड़ के चेक करना है, यहां कोई सैंपलिंग नहीं है, क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो यहां आप कागज देखेंगे और कागज देख रहे हैं तो वाउचिंग कर रहे हैं। बाई one assistant and by ऑडिट मैनेजर। अब देखिए यहां आपने रोल इन्वॉल्व कर दिया ऑडिट मैनेजर का, अपने सीए का। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड कर पाएगा कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप शायद ना डिसाइड कर पाए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। पेट्रोल पंप है, ठीक है, विदाउट प्रूफ ओवर डिस्पेंसिंग मशीन, समझ रहे हैं आप, जो जिससे पेट्रोल डीजल निकलता है मशीन से, उसके ऊपर छत नहीं है। नहीं है तो नहीं है। गांव के एरिया में, रूरल में आप बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप देखेंगे खुले होते हैं। पंप नाउ इरेक्टेड रूफ एंड फ्लोरिंग, जमीन में टाइलें लगा दी और मशीनों के ऊपर छत डलवा दी, ठीक है। मुझे बताइए ये कैपेक्स है या रेवेक्स है? कैपेक्स है या रेवेक्स है? अच्छा, अब डिस्कशन होगा। कितने लोग कहना चाहते हैं कि ये कैपेक्स है? बढ़िया समर्थन है, बढ़िया समर्थन है। और कितने लोग कहना चाहते हैं कि ये रेवेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कोई है? एक, डेढ़, ढाई। क्या भाई तू ही बता दे क्यों होगा रेवेक्स, क्यों होगा? हाँ, एसेट पे खर्चा करते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दें, है? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे तो इसको असेट, जब हमसे पूछा जाएगा कि आपने इसको रेवेन्यू में क्यों डाला, तो हम कहेंगे कि ये असेट को रिपेयर मेंटेनेंस में खर्चा किया, हमने मेंटेन करने के लिए खर्चा किया, मेंटेन करने के लिए खर्चा। हाँ ठीक है, बैठ जा। हाँ भाई, हाँ बताओ। अच्छा वही है, हाँ वही रीजन है। अच्छा, मेन वर्क तो पेट्रोल डिस्पेंसिंग है, तो अगर एक मशीन खरीद लेते तो कैपिटलाइज कर लेते, लेकिन उसके ऊपर छतरी लगा रहे हैं तो कैपिटलाइज कर लेते। वैल्यूएशन में या कैपेसिटी में? रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में। हाँ नहीं, रेवेन्यू क्यों हो गया? किसकी वैल्यू? हाँ, पेट्रोल मशीन की वैल्यू तो नहीं बढ़ी, मेन धंधा वही है, ठीक है कोई बात है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वालों का क्या तर्क है भाई? इधर से बताना शुरू करना। हाँ, असेट फॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हाँ भाई इधर से। हाँ अच्छा, बिल्डिंग में हम कोई भी इंप्रूवमेंट करेंगे तो कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा, ये तो नई चीज है हमारे लिए। अच्छा इधर से, हाँ इधर से कोई और है? कोई नहीं है।
उधर उधर से भी कोई नहीं है, और इधर से कैपिटल है रेवेन्यू है, क्या है कैपिटल? रीजन क्या है कैपिटल का? लाइफ बढ़ जाएगी मशीन की, प्रोटेक्टेड रहेगी। ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा, अब एक बार हाथ उठा देना, कितने लोग कैपिटल को सपोर्ट करते हैं? धंधा आपका तब चलेगा जब आप रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे, ये जान लीजिएगा। धंधा आपका तब चलेगा जब आप रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रेवेन्यू को सपोर्ट करते हैं तो आपके क्लाइंट का जो प्रॉफिट है एकदम से डिप होगा, लंबा खर्चा है, टैक्स आउटगो कम होगा, और आप वहां भरोसा दिलाएंगे मैं तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस पे रिलीफ दिलाऊंगा, इतना पैसा तुम्हारा टैक्स बच रहा है ना, ये हिस्सा मेरा। बोलो हाँ कि ना? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल दे जाइए। सब धंधा है पर गंदा है, पहले ही बोला था, पहले ही बोला था। देखिए देखिए देखिए, यही स्टेज है दिमाग को खोलने की। सुनिए क्या हो रहा है यहां पे, सुनिए यहां हो क्या रहा है। इसके ऊपर आपने छत और फ्लोरिंग डलवा दी, और अपेरेंटली आप कहते हैं साहब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताइए इससे आपके मशीन की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी क्या? नहीं बढ़ रही। हाँ, पेट्रोल पंप ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, फ्लोरिंग हो गई है, ये हो गई, मशीन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। ओहो एक मिनट रुक जाओ भाई, आ रहा हूं, अपने तर्कों पे आ रहा हूं। ये डिसाइडेड केस भी है, ये डिसाइडेड केस भी है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है शायद सेक्शन 37 पे याद आ रहा होगा ये केस, अगर पढ़ा होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं 37 पढ़ने के बाद भी केस पढ़ा होगा तो याद होगा। सुनिए, ये बड़ा मेजर डिस्प्यूट है। हुआ क्या, इसमें जो काउंटर आर्गुमेंट है वो जब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तो ये सवाल बन के आपके एग्जाम में आ गया। काउंटर आर्गुमेंट क्या था कि सर देखिए हमने मशीन एक भी नहीं बढ़ाई है, पेट्रोल पंप चलता है मशीन से जिससे हम पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, छत से तो नहीं चलता। छत तो हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं, फ्लोरिंग हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहे हैं। कस्टमर अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम चाहे कितना भी खूबसूरत पेट्रोल पंप बना लें, हमें पास पेट्रोल अगर नहीं है तो हम तो एक छोटा सा बोर्ड हाथ से लिख के लगा देते हैं पेट्रोल नहीं है, और आदमी गाड़ी घुमाता है और घुमा के वैसे ही निकल जाता है, अंदर तक आता भी नहीं, अरे यार इनके पास तो है ही नहीं, या वहीं से हाथ हिला देते भाई साहब नहीं है, तो बारी बाहर निकल जाता है। तो छत से हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लोरिंग से हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कॉस्मेटिक चेंज है, इसलिए ये एक साथ में खत्म हो जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलेगा। अब सवाल ये कि हमारी मशीन की लाइफ बढ़ रही है, तो मशीन की लाइफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जो खुले हुए पेट्रोल पंप हैं, अगर उसके ऊपर पानी गिर रहा है तो क्या उससे मशीन की लाइफ कम हो जाती है? अब मुझे एक बात बताइए, आप में से बहुत से लोगों के पास कार होगी, और मैं नहीं समझता कि सबके पास गैराज भी होगा, तो लोग अपनी गाड़ी खुले में रखते हैं, बारिश होती है, पानी गिरता है, क्या उस बारिश से आपकी गाड़ी की लाइफ पे कोई फर्क पड़ता है? तो फिर पेट्रोल पंप के मशीन के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो उसकी लाइफ पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? जो पेट्रोल पंप की कंपनी मशीन सप्लाई करती है वो कहती है आप खुले में रखिए या कमरे में रखिए, अगर ये 10 साल चल रही तो 10 साल चलेगी। इसके ऊपर हमने कोटिंग ऐसी की हुई है कि पानी इस पर टिकेगा नहीं, निकल जाएगा, और जहां इसके मीटर है वहां पे ग्लास लगा रखा है तो पानी तो उसके अंदर नहीं जाएगा। बताइए, वकील ने केस जिता लिया, हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, क्योंकि मशीन की लाइफ बढ़ेगी ये तो मशीन वाला बताएगा। मशीन वाले ने कह दिया नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता,
अनलेस एंड अनटिल आप इसको हमेशा पानी में डुबो के ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने छत ही बनाई है, छत बनाने से आपका पेट्रोल पंप अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और बंदा पास करा लेगा, एकदम पास करा लेगा। दूसरा केस सुनिएगा, टी स्टेट, टाटा टी का केस बता रहा हूं। हाउस कच्चा इरेक्टेड फॉर लेबर, जिनको हम कहते हैं टी लीव्स प्लकर्स। बहुत बड़ी टी स्टेट है टाटा की, असम में, दार्जिलिंग में। वहां उन्होंने मजदूर काफी रखे हुए हैं, 2-2.5 हजार की संख्या में मजदूर उनके पास काम करते हैं। तो उन्होंने करीब 500-600 घर बनवाए अपने टी स्टेट में, मजदूरों को रहने को दिया, और बोला कि ये यहीं पे रहेंगे तो हमारी टी लीव्स तोड़ने में आसानी हो जाएगी, हमें कन्वेंस का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसको टाटा टी कंपनी ने अपनी पीएनएल और बैलेंस शीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के डाल दिया। जाहिर सी बात है, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे अरे तो कैपिटल है। केस वो जीत गए कच्चा पे। साहब कच्चे घर हैं, कोई पक्का लेंटर थोड़ी डाल दिया हमने, कच्चे घर हैं। अब आप सुनिए, सुनते जाइएगा। सड़क बनाने वाली कंपनियां सड़क के किनारे मजदूरों के लिए वो घर बना देती ना कच्चा सा, और जब वो वहां का किलोमीटर काम खत्म हो जाता है तो वो घर तोड़ देती है, वो सड़क बिल्कुल साफ हो जाती है। आप बताइए क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो उन्होंने कहा साहब कच्चा बना है, कौन सा हमने 2 मंजिला महल बना दिया इनके लिए, कच्चा है, आज बनाया है, कल तोड़ देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये घर बना लेने से हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे कौन सा फर्क पड़ जाता है? काम के घंटे तो उनके अभी भी 8 हैं। 8 घंटे में जितनी पत्तियां पहले तोड़ते थे उतनी अभी भी तोड़ रहे। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिनेश व्यास ने इस केस को रिप्रेजेंट किया और केस जीत गया। तो जी ध्यान दीजिएगा, सब कुछ प्रेजेंटेशन में है, सब कुछ तर्कों में ही है। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है। ये बड़ी पुरानी लड़ाई है अकाउंटिंग में, बहुत पुरानी लड़ाई है। और आपकी एक्सपर्टाइज यही है कि आप ऐसी एडवाइस दे दें अपने क्लाइंट को कि क्लाइंट का भला हो जाए। पैसे आपको इसी बात के देगा, है कि नहीं? तो और एसेट्स, अच्छा अभी पुराने एसेट्स का नहीं हुआ, तो पुराने एसेट्स के लिए आपको क्या करना है? वही करना है जो अभी आगे से बोल रहे थे वो। For earlier assets, do the verification and valuation of all assets under supervision of audit manager in 7 days. Also, in case of need, obtain help of experts. पूरी तरह लॉजिकल है, कहीं ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको कुछ बताने की, आपके गले के नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। अब बताइए क्या करें? लायबिलिटीज का काम करना होगा। हैं?
in case of need. Do the assessment of legal aspects of all liabilities by the audit manager three assistants in 4 days. और फिर यही लाइन रिपीट कर देनी है, ऑल्सो इन केस ऑफ नीड ऑब्टेन हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। फिर यही लाइन रिपीट कर देनी, क्योंकि लाइबिलिटीज में भी कभी कभी हो सकता है आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाए। कोई प्रोविजन बना रखा आपने लायबिलिटी का, उसका केस चल रहा है कोर्ट में, कंटिजेंट लायबिलिटी है, उसका केस कहीं कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चल रही है क्या नहीं प्रोसीडिंग चल रही है तो बाहर का आदमी बता सकता है, तो आप उसकी मदद अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 4 चीजें चेक हो गई ऑडिट एविडेंस में। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये आसान हो जाएगा। Do collect all audit working papers। अब इसमें कोई दिन नहीं है, by placing them in current audit file by index। देखिए बड़ी फर्मों में आपको कहा जाता है कि पेपर जो भी आप अपने ऑब्जर्वेशन का कर रहे हैं उस पर नंबर पड़ा होना चाहिए। अब जैसे आप के सीए आपसे पूछते हैं, हाँ भाई दिखाना जरा तुमने असेट वेरिफिकेशन के ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखे हैं, तो अब आप इतनी मोटी फाइल को ऐसे ऐसे थोड़ी पलटोगे। आप बोलोगे सर फाइल का कवर पलटिए, और कवर के साथ ही एक पेज स्टेपर लगा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है एसेट वेरिफिकेशन पेज नंबर 23। अब वो क्या करेगा, सीधा पेज नंबर 23 पलटेगा। तो छोटी ऑडिट में जहां 2-4 पेपर इकट्ठे होते हैं वहां तो आप इंडेक्स ना बनाओ, लेकिन ये एक आदत बनानी चाहिए कि आप पेपर की इंडेक्सिंग जरूर करिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऊपर वाली की दया से किसी अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप मिली तो आपका पहला महीना यही सीखने में जाएगा कि पेपर कैसे लगाए जाते हैं फाइल में। पहला महीना पेपर इंडेक्सिंग, सेटिंग, फाइलिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसे आज आप कॉपियां बनाते हैं, अलग अलग उस पर कलर लगाते हैं, मार्क करते हैं कि ये अकाउंट्स की, ये लॉ की, ये टैक्स की, ये ऑडिट की, इस तरह से, और फिर अपने जो नोट्स बनाते हो उसमें आप एक इंडेक्स बनाते हैं आसानी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनकी आप अलग से लिस्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से प्रैक्टिस में भी करना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या है, ऑडिट रिपोर्ट, prepare draft audit report by audit manager for discussion with management। What is the difference between audit report and draft audit report? अभी फाइनल करना है इसको,
और कैसे फाइनल करना है, एक बार मैनेजमेंट को मौका और दे देते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट है कौन सा, टॉप मैनेजमेंट है कि सर हमने कर लिया है, सारा ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया है, अपना ओपिनियन भी बना ही चुके हैं। हाँ, इन ऑल फेयरनेस वी आर गिविंग यू द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि भाई ये हम क्वालिफिकेशन देने वाले। अब अगर आप अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन दे दो तो हटा लेंगे उस क्वालिफिकेशन को, और अगर आप नहीं दे पाए तो समझिए रिपोर्ट तो हमारी तैयारी। तो जो ये अंग्रेजी का वर्ड है डिस्कशन, इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वार्तालाप। तो आप एक अंतिम मौका देते हैं प्रबंधन को कि आइए वार्तालाप करते हैं, अंतिम मौका देते हैं आप वार्तालाप करने का। अबे अंतिम मौका का कुछ नहीं होता, सीधा बोलते हो कि बेटा देखो ये पकड़ा है और ये पकड़ ही रखा है एकदम से। अब अगर तुम छुड़ाना चाहते हो तो आ जाओ, बताओ क्या दे रहे हो। अगर देना वेना है कुछ तो बोलो, इसको अपन हटा देते हैं, और नहीं तो बंद तो चुका ही है, सीधी बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वार्तालाप वाली मिलन सभा होती है ना, इसमें आपको नहीं बैठने देते आपके सीए साहब, आपको नहीं बैठने देते। और जब ऑडिट रिपोर्ट आती तो आप सबसे पहले ही ढूंढती, भाई जो मैंने पकड़ के दिया था वो कहां है। नहीं है तो शुरू में आप बड़े उत्साहित रहते हैं, जब आर्टिकलशिप शुरू होती है तो आप चले जाते हैं, सर वो मैंने दिया था सर, वो आया नहीं सर इसमें। अच्छा नहीं आया, अरे यार वो टाइप इसने किया नहीं यार। अच्छा मैं करवाता हूं बेटा, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट करवाता हूं, मैं करवाता हूं, चिंता मत करो मैं करवाता हूं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। होगा यार, कैसे नहीं होगा। उसके बाद 2-3 रिपोर्ट और आती हैं और फिर आपको पता चल जाता है टाइपिंग एरर कैसे होती है, फिर आप पूछना बंद कर देते हैं। ठीक है यार, इससे ही होता है सारी दुनिया। तो जो वार्तालाप है ना, ये कोई वार्तालाप आप नहीं है, हाँ समझ लीजिएगा। और खुला बोल रहा हूं, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए बड़ा अजीब सा प्रश्न आ गया है। हम बोलते हैं आप क्या दोगे, या सामने वाला बोलता है क्या, आप क्या लोगे। देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए मैं बड़ा सीरियस आपको जवाब दे देता हूं। पता नहीं आपने सीरियस क्वेरी पूछी या क्या है, बड़ा सीरियस जवाब दे दूं आपको। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन पीटर ड्रुकर ने दी है, जिनकी किताब आज भी IIM में पढ़ाई जाती है। इसके आगे निकल करके डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही अपनी किताब आर्ट ऑफ द डील में, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, गजब राइटर है वो आदमी। मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी और आज भी वो किताब मेरे ऊपर छपी हुई है। लगता ही नहीं कि आप किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है आथर आपसे सामने बैठ के बात कर रहा है। आर्ट ऑफ द डील। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो कैसे अमेरिका के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर बने, जबकि एक छोटी सी जगह से आए हुए थे, और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट पे पूरा कब्जा किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अपने हाथ से लिखी हुई किताब है ये, और उसमें उनकी राइटिंग स्टाइल बिल्कुल दिखती है, उस तरह से कोई और नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे राइटर खुद सामने बैठ के बात कर रहा है। उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा है मैनेजमेंट के बारे में, जो काम तुम करना चाहते हो उसे दूसरे की इच्छा बना दो,
तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। जो काम तुम करना चाहते हो उसे दूसरे की इच्छा बना दो और तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। कितनी बड़ी बात लिखी उसने। तो ये जो सवाल है ना, हम मांगेंगे या वो ऑफर करेंगे, अरे आपको जो चाहिए उनके मुंह से कहलवाओ ना, तब आपकी एज ए निगोशिएटर कोई पहचान बनेगी। ये आर्ट तो धीरे धीरे सीखने पे आती है। हो गया डॉक्यूमेंटेशन। shall be kept in करंट ऑडिट फाइल। आप नोटिस करना डिफरेंस, ऑडिट प्लान आपने रखा था परमानेंट ऑडिट फाइल में और इसमें रखा आपने करंट ऑडिट फाइल में, क्योंकि इसके बाद हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे आने वाले हैं। देखिए एक छोटा सा 30 सेकंड का रिवीजन है। बिफोर द ऑडिट व्हाट द ऑडिटर डज, ही ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। कौन सा एसए का पार्ट है ये? 315 का। फिर उसके बाद समझ में आ जाता है तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट डालता है, किस एसए का पार्ट है ये? 210 का। फिर उसको जब प्लान सेटल हो जाता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो वो उसको ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाता है। किस एसए का प्लान है? 300। और उसी के एनेक्जर का प्लान है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद अब आप तैयार हैं एट द स्टेज ऑफ ऑडिट करने के लिए, जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बताइए, जाते हुए आप अपने हाथ में क्या लेके जाएंगे? जाहिर सी बात है फाइल लेके जाएंगे, यही तो करना है वहां जाके, तो फाइल लेके जाएंगे आप। तेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन सा एसे है? बहुत पॉपुलर एसे है, एसे 230। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है बल्कि आपके यहां के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में इसके क्वेश्चन रिपीटेडली देख सकते हैं। हेलो बेटा, चाय का क्या? वहां लेके आ फटाफट, आजा 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 आजा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एसे है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि ये इतना आपकी प्रैक्टिस में आएगा, फाइल लेके जाना, फाइल लेके आना, कि प्रैक्टिकल में तो आप इसके सारी चीजें समझ जाएंगे, बट एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में हमेशा इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है बल्कि ये कई सवालों को जन्म देता है। I don't think I would be able to deal with all the questions related with essay 230 today, but even then, let's try. ये अगले लेक्चर पे भी जाएगा। हालांकि मैं इसको एक ही बार में करता हूं हमेशा। पर्पज, व्हाट इज द पर्पज? इसमें बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा अब आपका। क्यों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए? काय को कागज बनाए हम? ड्यूरिंग द ऑडिट क्या? अरे छोटी दुकान का ऑडिट करने जा रहे हैं, लाला जी की दुकान है यहाँ गली में खुली हुई है, उसमें कौन सा ऑडिट प्लान और प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन काय का करना है? जबान पे याद है काय का प्रूफ? अच्छा, डिस्प्यूट से बचने के लिए प्रूफ है। एक्चुअली मेन रीजन डॉक्यूमेंटेशन का यही है। मेन रीजन जो है डॉक्यूमेंटेशन का यही है। तो पर्पज अगर हम शुरू करते हैं तो पर्पज पहला तो ये है, टू कवर
each aspect of audit. Second, two, defends himself from charges of negligence. Third, to provide answers to legal authorities in case of need. आप तीनों इसके जरा सा पर्पस देखना. We started the proceedings of audit from preparation of audit plan. We converted it into time-bound, technically specified audit program. Now our job is not done, even half not done. जॉब तो तब होगा जब वहां पे जाएंगे. And now you know, since SA 200 has categorically stated that it is the job of the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence, and we just concluded that whatever evidence you are obtaining, you will have to make a record of it. So, since audit is a systematically planned exercise, therefore you are extra cautious that no aspect of audit is left untouched. If you have the documents, you will do like a self-evaluation during the course of audit, that whatever I have covered, whatever I have not covered. Thereafter, after you have completed the audit, submitted your audit report, and then if somebody levels a charge that you could not see this, you could not point out that, you did not do this, you did not do that, meaning thereby some charges of professional negligence is leveled against you, you can defend yourself by having the proof in the form of audit working paper. आज आपके ऊपर कोई आरोप लगाया कि साहब आपने पढ़ाई नहीं की ढंग से, तो आप अपनी कॉपी दिखाएंगे, देखो पढ़ा भी है, दिखा भी है. अब रिजल्ट क्या हुआ ये अलग बात है. पढ़ा भी है, दिखा भी है, अपनी राइटिंग में लिखा है, तो सबूत तो है कि मैंने पढ़ाई की. आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट. And in SA 200, in the clause of confidentiality, it was required from the auditor that you will not disclose any information obtained in the course of audit. However, you will be duty bound to disclose this information if these informations are called from a legal authority. Once you have completed the audit, you are not at the site of the client, and if any legal authority poses some questions to you with respect to that period in which you were conducting the audit, then these audit working paper will come in handy before you to take out the necessary reasonable answers and to put them before the legal authority. If you will not be in a position to give these answers, the only course of action left with you shall be to contact your client. And since you have left the job as an auditor, client is not duty bound to provide those information in relation to a previous year. Thereafter, you will be held guilty by the legal authorities of not cooperating with them. और वो आपके इंस्टीट्यूट को भी बोलेंगे कि आपके मेंबर से बात तो जवाब ही नहीं. क्या रिकॉर्ड रखते हैं वो? रिकॉर्ड रखना चाहिए था, इसका मतलब उन्होंने ऑडिट नहीं की, ढंग से नहीं की. और अब तो एक और आ रहा है, क्या NFRA आ रहा है, वो भी पकड़ेंगे आपको. It means these are the three clear-cut purposes of audit documentation. ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ये 2-3 पर्पजेज हो गए. हम ये काम और कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल्स and contents of audit files.
पता नहीं कितनी बार शॉर्ट नोट इस पे पूछी गई आपसे। 2 फाइलें हैं साहब, ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। अब आप खुद ही बताओ ना कि परमानेंट ऑडिट फाइल में आप क्या रखेंगे और करंट ऑडिट फाइल में आप क्या रखेंगे। फाइल में रखना तो कागज ही है, तो आप रखेंगे क्या? क्या रखेंगे आप? तो रखने की जरूरत नहीं है कि हम क्या क्या रखेंगे, समझने की जरूरत है क्या नेचर। तो परमानेंट ऑडिट फाइल का जो नेचर है वो क्या है? रेफरेंस। और ये जो आप करते हैं डेली अपने हाथ में लेके जाते हैं, तब आप खुद बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कभी कभी रेफर करना चाहेंगे। लाइक एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग ए डिक्शनरी इन योर होम। तो क्या डिक्शनरी रोज आप अपने बैग में कैरी करके लाते हैं? अरे कोई वर्ड कहीं फंसा गया तो निकाल के देख लिया, फिर उसको जगह पर रख दिया। कैरिंग, आप अपने बैग में क्या लेकर के आते हैं? जो उस दिन के पेपर होते हैं रेलेवेंट, वही किताबें, उसकी कॉपी वही लेके आते हैं। तो यही लिखना है। बताइए ऑडिट प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको कभी कभार पड़ने वाली है। इशारा मैं पिछले 2 लेक्चर में दे चुका हूं कि यहां पे क्या आना है। कुछ यहां नया नहीं लिखने वाला हूं, समझ लीजिएगा। इसमें नया लिखूंगा, इसमें नया नहीं लिखूंगा। बताइए जरा, परमानेंट ऑडिट फाइल ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी आपको कभी कभार जरूरत मिल जाएगी, कभी कभार आप पन्ने पलट के देख लेंगे। लॉज नहीं, ऑडिट प्लान तो अभी बताया है कि ऑडिट प्लान विल बी इन परमानेंट ऑडिट फाइल। हाँ है, और बोल रहा क्या, कौन सा मेमोरेंडम? एमओए या नहीं हुए? ऑडिट रिपोर्ट, मतलब पॉइंट्स निकल रहे हैं धीरे धीरे। देखो भैया ऐसा है, यहां मैं रखूंगा ये। अब आप रिपीट कीजिए नॉलेज ऑफ बिजनेस के प्लान। आपको बताया था कि ऐसे कॉपी होके कहीं और चिपकने वाला है। अब आप रिपीट करिए। भाई आप ये बताओ, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस पे आपने सीखा था कि पिछले ऑडिटर के साथ हम एक चिट्ठी लिखेंगे, तो उसको क्या आप रोज रोज लेके जाओगे? उसमें लिखा था आपने जो एंटिटी के ऊपर लॉ अप्लाई हो रहे हैं उनकी हम एक नोट बनाएंगे, तो उसको क्या रोज रोज लेके जा रहे हो? उसमें आपने लिखा था कि साहब उनका मेमोरेंडम लेंगे, आर्टिकल लेंगे, तो उसको क्या रोज रोज कैरी करना है? वो तो एक बार पढ़ दिया, आपको पता चल गया क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड ले ली, पता चल गया 4 पार्टनर हैं, एक का 20% हिस्सा है, दूसरे का 25% हिस्सा है, एक बार हो गया। तो ये सारी चीजें आप कहां रखेंगे? और ध्यान दीजिएगा, ये जिस पॉइंट पे एंड होगा उसी पॉइंट से करंट ऑडिट फाइल शुरू होगी। अब लिखिए, Now you repeat it for yourself. जितने पॉइंट आपके नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में थे वो सब यहां आ जाएंगे। और मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ने की गलती नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है होम पे वर्क नहीं होता। आप जल्दी लिखिए, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट।
आपकी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है। हो गया भैया? अगर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस आपने कर लिया पूरा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के बाद? इतना आपने तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लिख लिया। फिर आपने भेजा था लेटर ऑफ एंगेजमेंट, फिर आपने बनाया ओवरऑल ऑडिट प्लान। यहां ये खत्म हो गया, ठीक है। अब जब यहां ये खत्म हो गया तो यहीं से ये शुरू हुआ करंट ऑडिट फाइल, कि क्लाइंट के यहां आप लेके क्या जा रहे हैं। तो क्लाइंट के यहां जब आप लेके जाते हैं तो फाइल बड़ी पतली होती है। उसमें एक चीज होती है ऑडिट प्रोग्राम, और दूसरे होता है दो चिट्ठियां होती हैं आपके पास। एक तो होता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये भेजता है आपको क्लाइंट। क्योंकि आप वहां जाएंगे तो गेट पे पूछा जाएगा कैसे आ रहे हैं आप, तो आप दिखाएंगे देखो भैया आपने चिट्ठी भेजा। फिर भी वो पूछेगा अच्छा हमने आपको चिट्ठी भेजा था, तो आपके साथ ये 4 लोग और कौन से हैं? तो आप उनको बताते हैं देखिए जिन सीए साहब को आपने अपॉइंट किया था ना, उन्होंने आपकी ऑडिट करने के लिए हमें अपॉइंट किया। ये हमारा अथॉरिटी लेटर है। इसी अथॉरिटी लेटर के आधार पे आर्टिकल को पावर होती है मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखने की, वरना आप थोड़ी ऑडिटर हैं उनके। ऑडिटर तो आपका सीए है, आप इसी के आधार पे लिखते हैं। तो ये 3 चीजें आप लेकर के जाते हैं वहां पे, 3 पतले पतले कागज आप लेकर के जाते हैं। फिर अब यहां से आपकी फाइल बड़ी होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप डालते हैं ऑडिट एविडेंस। अभी अभी पढ़ा आपने, क्या करते हैं आप एविडेंस में? ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस असेट एंड लायबिलिटी। अच्छा, जब आप इस वाउचिंग वेरिफिकेशन को कर रहे होते हैं तो कई दफा आप मैनेजमेंट के संपर्क में आते हैं, तो यहां पे आप कैसे काम करते हैं? कॉपी ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये भी आपके लिए प्रूफ है कि देखिए मैनेजमेंट से हमने लिख के मांगा कि असेट रजिस्टर दे दो, लिख के मांगा स्टॉक रजिस्टर दे दो। ये हमने लिख के मांगा है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अच्छा, जो उसने जवाब दिया
उसकी भी कॉपी रखनी है। तो पूरी सीरीज बनेगी कि हमने ये चिट्ठी लिखी थी तो आपने ये जवाब दिया, और जवाब नहीं है तो इसका मतलब आपने नहीं दिया जवाब। फिर बताइए और इसमें फाइल में क्या और ये ध्यान दीजिएगा कि करंट ऑडिट फाइल कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। कभी कभी आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग करंट ऑडिट फाइल बना लेते हैं। बड़ी कंपनी है तो परचेज डिपार्टमेंट की फाइल अलग है, सेल डिपार्टमेंट की फाइल अलग है, सैलरी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की फाइल अलग है। तो जो जैसी फाइल होगी उसमें उसके लेटर और उसके आरबीएम डाले जाएंगे। अब बताइए आप क्या इसमें और रखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट पीएल, अदर पेपर्स गिवन बाय मैनेजमेंट। दूसरे पेज की जरूरत नहीं है, 8वां पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं। देखिए ये 8वां जो है ना, ये करंट ऑडिट फाइल का है, ठीक है। और क्या रखेंगे इसमें आप बताइए? ऑडिट एविडेंस वगैरह सब आपने दे दिया ना। रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट इफ एनी, और क्या रखेंगे आप इसमें? ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, और क्या रखेंगे आप इसमें? मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया ना आपने, अंतिम मौका दिया, मिनट्स ऑफ कि भाई साहब बुलाया था आपको, आपने ये बोला, मैंने ये सुना, मैंने ये बोला, आपने ये सुना। बताइए इसमें मैंने कौन सा ऐसा पॉइंट लिख दिया है जिसके बारे में आपको अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है? अरे मैं जो कर रहा हूं वही तो लिख रहा हूं। आईसीआई ने भी यही बताया लिखने को, और क्या बता देगा वो लिखने के लिए? अरे भैया जो किया है वही तो लिखेंगे, क्यों कुछ लिख देंगे अलग से है? इस पे शॉर्ट नोट आपको अक्सर आती है। अब एक कंटेंशियस इशू आया, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। हाँ 5 साल, और पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल। हाँ हाँ, कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है। 139 सबसेक्शन 2 है इसका, कंपनी लॉ का, करेंगे उसको कंपनी ऑडिट में। ठीक है साहब, ये गलत हो गया। इसको जानबूझ के काटा है लिखने के बाद, क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स में, और अब तो आपके यहां एमसीक्यू आने वाला है, उसमें ये सवाल कई बार आया है, समझिएगा जरा इसको। समझ लेना जरा इसको। देखिए एसए ने वर्ड क्या यूज किया है?
रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब बहुत बड़ा प्रश्न है कि साहब रीजनेबल पीरियड मीन्स व्हाट। बहुत बड़ा सवाल है कि रीजनेबल पीरियड कितना है। एसए ने टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया, यह सुन लीजिएगा। एसए ने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसने आपके ऊपर छोड़ दिया, यू डिसाइड रीजनेबल पीरियड। अब मेंबर सवाल पूछने लगे कि साहब कितने साल, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो सुनिए, इंस्टीट्यूट ने एक जवाब दिया, नोटिफिकेशन अलग से आया उसका, सुन लीजिएगा। नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, ये व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग दीज टू डॉक्यूमेंट्स। यू कैन डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम चार्जेज ऑफ नेग्लिजेंस इफ लेवल्ड अगेंस्ट यू लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, and you should be in a position to provide answers to those necessary questions which have been asked from you from legal authorities. So these two are the purposes. So you should very well imagine for yourself for how many period you may, for how much period you can be held liable to provide answer to the questions. तो इसमें कहा सर ऐसा है, एक बात बताए भाई, इनकम टैक्स में कितने साल तक आपका केस खुल सकता है? 8 साल तक। कोई और पीरियड भी है उसमें? अगले 4 साल तक भी खुलने का पीरियड है? इफ इनकम है जिसके असेसमेंट बियॉन्ड दिस लेवल, चलिए कोई बात, 8 साल तक खुल सकता है पक्का। हाँ, फर्स्ट ग्रुपर्स कितने साल खुल सकता है? 8 साल खुल सकता है? चलो कोई बात नहीं है, चलो 8 साल मान लेते हैं, ठीक है। और कंपनी लॉ आपको अपनी बुक्स कितने साल के लिए मेंटेन करने को बोलता है? 8 साल। क्यों बोलता है? क्यों कंपनी मेंटेन करेगी 8 साल? मतलब सरकार अगर आपकी कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन चाहती तो अगले 8 साल तक आपकी जांच पड़ताल करवा सकती है, यही मतलब होगा इसका कि अगले 8 साल जांच पड़ताल करवा सकती है। तो ऑडिटर्स के लिए भी रीजनेबल पीरियड कितना होना चाहिए? 8 साल। कितना होना चाहिए? 8 साल। तो फिर भी यहां पे रीजनेबल पीरियड क्यों लिख दिया? 8 साल लिख दो सीधा, 6 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ लिखो तो सही। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कहा ये आप डिसाइड करो। सुनो फिर सुनो, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आपको पता है एट विल लिक्विडेशन भी हो सकता है। दोपहर को झगड़ा हो गया पार्टनर में, शाम को शटर गिराया, एक तरफ तुम्हारा ताला एक तरफ हमारा ताला, उसके बाद खत्ता, पार्टनरशिप गई, एक पार्टनरशिप लिक्विडेट हो गई। अब आप कितने साल तक उसके वर्किंग पेपर को सीने से लगा के रखेंगे? 8 साल तक। अबे खत्म हो गया भाई, आइडेंटिटी खत्म हो गई उसकी, अभी क्या करने का है? उनकी चिट्ठियों का क्या करने का है? उनकी चिट्ठियों मेरे भाई से उठाओ, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूं। आपसे कल मिलते हैं तो बताएंगे कि कितने साल का प्रिस्क्रिप्शन है। चलिए।